जहां तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया है, वहां पर हमने देखा है कि ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि यूजफुल नहीं है, वो इंसान के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जहां वो डिकम्पोजर है और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उसी वक्त वो बहुत सी यूजफुल आइटम को स्पॉइल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ पैरासिटिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ऐसी भी हैं जो कि डिजीज काज कर सकती हैं। उनको हम कहते हैं पैथोजेनिक। ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको और जो बैक्टीरिया भी हमारी फूड आइटम्स और बाकी प्रोडक्ट को स्पॉइल कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपकी फूड आइटम्स और अदर प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर वो पैथोजेनिक है तो इंसान में इंफेक्शन हो सकती है और वो कोई डिजीज काज कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक बहुत ही आम है। एमसीक्यूज के लिहाज से एंटी टेस्ट में इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन में और एक्सटेंसिव क्वेश्चन में एज ए होल आ सकता है। राइट ए नोट ऑन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, या किसी एक मेथड पर नोट आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन लिस्ट वेरियस वेज टू कंट्रोल बैक्टीरिया। या एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया आर कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी वेज, वन वे, टू वेज या थ्री वेज। तो आंसर क्या होगा? थ्री वेज। सो हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे जो पहला मेथड है उसको कहते हैं फिजिकल मेथड। इसमें हम कोई केमिकल नहीं यूज करेंगे, बैक्टीरिया को कुछ फिजिकल एजेंट से किल करवाएंगे। दूसरा जो बड़ा मेथड है वो केमिकल मेथड है। इस मेथड में हम केमिकल्स यूज करेंगे, जैसे आप रोजाना अपनी जिंदगी में देखते हैं कि जब भी घर में सफाई होती है तो वो फेनोल की एक येलो कलर की बोतल होती है, उस बोतल से फर्श को साफ किया जाता है। हॉस्पिटल में एक मखसूस किस्म की स्मेल आ रही होती है, वो फेनोल की होती है, क्योंकि रोजाना उसमें हॉस्पिटल में फर्श को क्लीन किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाए। और नो डाउट थर्ड मेथड है जो कि हमारी बॉडी से ताल्लुक रखता है, वो हमारी बॉडी से मिलकर काम कर रहा होता है। दैट मेथड इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। सो बैक्टीरिया इन जनरल आर कंट्रोल्ड बाय थ्री वेज। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल मेथड से बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो फिजिकल मेथड जो है डिफरेंट। यूज ऑफ फिजिकल मेथड टू किल माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो इसके लिए कलेक्टिव टर्म इस्तेमाल की जाती है स्टेरिलाइजेशन का। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया या प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय यूज ऑफ फिजिकल एजेंट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। लेकिन इसका ख्याल रखना है आपने डिसइंफेक्शन के साथ। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में बहुत फर्क होता है। डिसइंफेक्शन जो होती है वो कंट्रोल ऑफ ऑल माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म है। ऑल माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के साथ उनके स्पोर्स भी होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन बैक्टीरियल स्पोर को डैमेज नहीं करती, जबकि डिसइंफेक्शन बैक्टीरिया के साथ साथ स्पोर्स को भी खत्म करती है। लिहाजा हर तरह की माइक्रोबियल लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं हम डिसइंफेक्शन से। वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं? हाई टेम्परेचर हो सकता है, दैट कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ ड्राई हीट। जैसे मेरे पास कोई स्टील की चम्मच या स्पून है, तो मैं उससे खाना खाने जा रहा हूं, तो मुझे एक अंदेशा है कि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, जो मुझे डैमेज कर सकते हैं। तो मैं उसको आग के शोले के ऊपर से घुमा लेता हूं। आग के शोले के ऊपर एक बार रख कर जब मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, तो उस स्टील की चम्मच के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो आग में जल जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो ड्राई हीट किल द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एमसीक्यूज आ सकता है। सो वेट हीट क्या है? से फॉर एग्जांपल वही बैक्टीरिया अगर हम किसी प्लास्टिक वेयर को आग पर रखेंगे तो वो जल सकती है। लेकिन कोई प्लास्टिक वेयर ऐसी है जो जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, जैसे बहुत सी आपकी जो डिश होती हैं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उन डिश को आप आग से तो बचाते हैं लेकिन गर्म पानी से धो सकते हैं।
तो हम क्यों ना एक प्रोसेस यूज करते हैं कि एक वेपर है या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है जिसको हम स्टीम कहते हैं, हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीम की मदद से भी हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल कर लेंगे। लेकिन ये स्टीम बैक्टीरिया को जलाएगी नहीं, बल्कि उनमें प्रोटीन को कोएगुलेट करवा देगी। कोएगुलेशन की एक डेली लाइफ में आपको एग्जांपल बताता हूं। आप नॉर्मल एग लें, उसको आग में फेंक दें तो वो है उसकी ऑक्सीडेशन। लेकिन एग को आप गर्म पानी में उबालें तो उसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो सॉलिड हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं कोएगुलेशन। सो ड्राई हीट किल द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वेट हीट किल द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। हाई टेम्परेचर कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ ड्राई हीट एज वेल एज वेट हीट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जस्ट यूजिंग अ फ्लेम ऑफ फायर इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट, यूजिंग स्टीम इज एन एग्जांपल ऑफ वेट हीट। इसके अलावा रेडिएशंस होती हैं। यू नो दैट एनर्जी ऑफ एनी वेव्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद द रेडिएशंस की एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होती है। इसलिए कोई भी रेडिएशन ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ कम से कम है तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जैसे आम जिंदगी में मिसाल आपको देता हूं, घरों में आप माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस माइक्रोवेव में भी रेडिएशन इस्तेमाल होती है। वो रेडिएशन इतनी समाल वेवलेंथ रखती है कि हमारी आंख से नजर नहीं आती है, इसलिए इनको माइक्रोवेव कह रहे होते हैं। लेकिन वो चीज जो भी रखेंगे, पिज्जा वगैरह, उसको वो जला देती है, गर्म कर देती है, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही सम टाइम वी प्रेफर यूज ऑफ रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशन यूज कर रहे होते हैं, यूवी रेडिएशन यूज कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो कोई भी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ लेस देन 300 नैनोमीटर, दे आर प्रेफर टू किल बैक्टीरिया। आप एक ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, ऊपर से यूवी रेडिएशन बम्बार्ड कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी जगह लैब में काम कर रहे हैं, कोई टिश्यू कल्चर का काम, तो वहां पर यूवी रेडिएशन के नीचे काम किया जाता है ताकि वो एक्स प्लांट जो होता है उसमें बैक्टीरिया की कंटिमिनेशन ना हो। तो यूजुअली कौन सी रेडिएशन प्रेफर की जाती है? गामा रेज आर यूजुअली प्रेफर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। उसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्टर हैं, ये स्पेसिफिकली डिजाइन की जाते हैं उन सब्सटेंस की जो स्टेरिलाइजेशन के लिए, जो कि किसी भी लिहाज से हीट सेंसिटिव होते हैं। ना उनको हम हीट ड्राई हीट की सूरत में दे सकते हैं, ना वेट हीट की सूरत में दे सकते हैं, ना रेडिएशन की सूरत में, क्योंकि रेडिएशन के पास भी हीट या एनर्जी है जो उसको डैमेज कर सकती है। जैसे मुझे चाहिए एंजाइम्स, मुझे चाहिए हार्मोन्स, मुझे चाहिए प्लाज्मा, मुझे चाहिए सीरम, मुझे चाहिए एंटीबॉडीज, मुझे चाहिए एंटीसीरास। ये वो तमाम प्रोडक्ट हैं जो प्रोटीन इन नेचर हैं। प्रोटीन होने की वजह से यू नो दैट चैप्टर नंबर 2 में आपने डिस्कस किया फिब्रस वर्सेस ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, दीज आर हीट सेंसिटिव, ये हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाएंगी। लिहाजा अगर मैं कोई एंजाइम्स का सप्लीमेंट ले रहा हूं, मुझे अंदेशा है कि उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो अगर मैं उसको गर्म करके बॉयल करके लूंगा तो वो तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगी, लिहाजा उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ब्लड प्लाज्मा चाहिए तो उसका भी यही है, प्लाज्मा प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो डैमेज हो सकती हैं, वो हीट सेंसिटिव है। इसके अलावा प्लाज्म विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम कहते हैं, और सीरम के अंदर एंटीबॉडीज हैं तो एंटीसीराज कहेंगे। इन ये भी प्रोटीन होती हैं और ये भी हीट सेंसिटिव है और ये डैमेज हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि प्रोटीन या हार्मोन्स या इन चीजों के सप्लीमेंट लेने से पहले हम इनको फिल्टर कर लेते हैं। इनके लिए स्पेसिफिक किस्म के फिल्टर यूज होते हैं जिनको कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर आर प्रेफरेबल फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। ये चीज एमसीक्यूज में एक बार एंट्री टेस्ट में पूछी जा चुकी है। अब ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर का किस्सा है, इसी को हम कहते हैं वो जो बैक्टीरिया आर नॉट फिल्टरेबल बट वायरसेस आर फिल्टरेबल। तो इससे हम सिर्फ बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया फिल्टर से नहीं गुजरेंगे तो जो चीज फिल्टर में से गुजर जाएगी वो आपका कोई एंटीबॉडीज हो सकती है, हार्मोन्स हो सकती है, वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी। अब हम आते हैं केमिकल मेथड पर। तो केमिकल्स मेथड दो तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, मैंने अपने इस एरिया को जहां पर मैं काम कर रहा हूं इसको मैंने स्टेरिलाइज करना है, या फिर मैंने अपने मुझे बाज़ औक़ात कहीं एक्सीडेंट में यहाँ पर चोट लग गई, कट लग गया, तो वो जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो केमिकल लगाते हैं आपको और वो बड़ी जलन सी होती है, पायोडीन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। तो ये होते हैं एक्सटर्नल यूज। बहुत सी दवाइयों पर लिखा होता है दीज आर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं। तो एक्सटर्नल यूज भी डिपेंड करता है कि किस चीज पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल करें या नॉन लिविंग पर इस्तेमाल करें।
और लेकिन अगर मुझे इन्फेक्शन मेरे पेट के अंदर है, विद इन द बॉडी है, तो फिर मैं डेटॉल नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है, वो मेरे लिए इनसाइड जाकर टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए फिर हम फॉर इंटरनल यूज डिफरेंट केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एक्सटर्नल यूज अगर हम देखें तो अगर तो हम यूज करें नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर तो उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। So disinfectant are the chemical agents that are used to kill microbes on the external surface या on non-living surface। जैसे आपने फर्श को साफ करना है, आपने किसी टेबल को साफ करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेटॉल इस्तेमाल करते हैं, फिनोल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन लिविंग टिश्यू पर है, आपको इंजरी है, स्किन के ऊपर इंजरी है, तो इसको साफ करने के लिए हम फिर एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि डिसइंफेक्टेंट आर द केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल या दैट आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग सरफेस, टेबल के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, ऑपरेशन थिएटर के ऊपर, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जख्म को वॉश करना है तो जो केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल माइक्रोब फ्रॉम द लिविंग टिश्यू स्किन, उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। बट दोनों में कॉमन क्या है, दे आर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। लेकिन अगर इन्फेक्शन पेट के अंदर है तो विच वन द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड टू रिमूव इन्फेक्शन विद इन द ब्लड, तो वो है केमोथेरेपेटिक एजेंट्स एंड ड्रग्स, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं और बहुत सी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स आ जाती हैं। तो these are the chemical chemotherapeutic agents that we take along with food। ये फूड के साथ हम ले रहे होते हैं, पानी के साथ ले रहे होते हैं। These are the chemical that are taken along with food and they work with our natural immune system and remove the infection from within the body। उसके बाद लास्ट पर है हमारे पास वैक्सीनेशन। और नो डाउट वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो यूज ऑफ वैक्सीन to remove the bacteria from या to remove the possibility of infection is called vaccination or immunization। इस पर एक डिटेल जो टॉपिक बनता है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने इसको किया, इसकी टर्म्स की डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की है, और पूरा जो रीडिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन बाय लुइस पास्चर है वो पूरा मेथड डिस्कस किया गया, जिसको डिस्कस करना है। और आखिर में चूंकि ये वैक्सीनेशन का तरीका किसने इजाद किया था, एडवर्ड जेनर ने, तो लुइस पास्चर ने उसको एक्नॉलेज भी किया था। तो ये हमारे पास जो पूरे के पूरे इस टॉपिक की समरी है कि बैक्टीरिया को हम 3 तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, फिजिकल, केमिकल और वैक्सीनेशन के जरिए। फिजिकल मेथड के लिए वर्ड स्टेरिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। व्हिच वन द फॉलोइंग आर फिजिकल एजेंट्स, ड्राई हीट, वेट हीट, रेडिएशन और मेम्ब्रेन फिल्टर। केमिकल 2 तरह के हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए और इंटरनल यूज के लिए। और एक्सटर्नल यूज अगर नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर है तो डिसइंफेक्टेंट, और अगर लिविंग के ऊपर है तो एंटीसेप्टिक्स। और अगर विद इन द बॉडी इंफेक्शन को रिमूव कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड केमोथेरेपेटिक एजेंट्स एंड ड्रग्स। अब याद रखना, एंटीसेप्टिक से मिलता जुलता वर्ड है एंटीसेप्सिस। वो क्या है, एंटीसेप्सिस इज द प्रोसीजर टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। यानी कोई भी प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हो कि इन्फेक्शन को मिनिमाइज किया जाए या उसको रोका जाए, इसको कहते हैं एंटीसेप्सिस। जबकि एंटीसेप्टिक्स केमिकल्स हैं दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया फ्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग टिश्यू। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। एंटीसेप्सिस में कोई भी फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर, ये सब कुछ एंटीसेप्सिस में आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक में कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें, और जितने भी आपके जानने वाले जो कोलीग्स हैं उनके ग्रुप्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। फी अमानिल्लाह।